गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 10th क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली लर्न हो गया होगा या समझ आ गया होगा। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ कि द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कैसे होती है। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, किस ढंग से पावर शेयरिंग हुई है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू फेडरलिज्म, इसे हम फेडरलिज्म भी कहते हैं। जो डिवाइडेशन होता है पावर शेयरिंग का, दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म, है ना। तो इसका मीनिंग जो है वो इजीली लर्न हो जाना चाहिए आप लोगों को। वी बीइंग बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स में भी बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, a discussion of the federalism constitution provinces followed by an discussion of federal constitution provision। So हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे फेडरलिज्म चालू हुआ और क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। सो स्टूडेंट, व्हाट इज फेडरलिज्म? So let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. आपने लास्ट चैप्टर में देखा, प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका के दो एग्जाम्पल्स थे। उसमें श्रीलंका का एग्जाम्पल अलग था और बेल्जियम का अलग था। बेल्जियम ने अपनी पावर्स जो थी वो डिवाइड कर दी थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स थी, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो रीजनल गवर्नमेंट एक्साइड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, दे हैड देयर रोल एंड पावर्स, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by central government। जो रीजनल गवर्नमेंट्स को जो पावर्स दी गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी, उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का हक कम हो गया था। The changes that took place in 1993 was the regional government were given constitutional powers that were no longer depend on the central government। 1993 में जो अमेंडमेंट आया था, जो चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट के, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स थी कि वो रीजनल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल गई थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना पूछे भी काम कर सकते थे। ठीक है ना। सो the regional government were given constitution power that were no longer depend on the central government। So thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। So unitary से federal में आ गई थी, जबकि श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका continue to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all powers। जबकि श्रीलंका में क्या था कि वहाँ पर जो पावर्स थी वो एक ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स नहीं दी थी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम फेडरल सिस्टम, तमिल लीडर्स भी मान रहे थे कि उन्हें भी फेडरल सिस्टम अपनाना चाहिए। सो फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसके अंदर in which the power is divided between central authority and various constituent unit of the country। जो रीजनल में है और उसमें बट जाती है, जो गवर्नमेंट की पावर्स है वो सेंट्रल और रीजन्स में बट जाती है। सो वो फेडरलिज्म कहलाता है। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वास्तव में फेडरेशन में दो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, जो एक पूरी गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है। दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। वो कुछ इंटरेस्ट जो नेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। The other are government at the level of provision or state that took after much of the day by day administration of their state। और कुछ ऐसे होते हैं जो रोज के एडमिनिस्ट्रेशन के चाहिए वो स्टेट को दे दिए जाते हैं। Both these levels of government enjoy their power independent of the others। मतलब कि दोनों जो पावर्स, दोनों जो लेवल हैं वो अपनी पावर का
अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। अब आपको एक मैप नज़र आ रहा है, उस मैप के अंदर आप ये देखेंगे कि 193 कंट्रीज़ में से 25 में फेडरलिज्म सिस्टम है। तो ये क्यों? क्योंकि पूरे, जबकि बाकी में सब में वो सिटीजन्स रहते हैं, वो छोटे पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से मैप को रीड करिए। इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कंसिडर्ड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, वो क्या बताता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स बाय सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, या तो वो पूरा एक हो सकता है या वो लेवल्स में पार्ट बांट दिए जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास और अदर्स टू द प्रोविज़न और द लोकल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है वो या तो खुद बनाती है या लोकल गवर्नमेंट में अपना काम डिवाइड कर देती है। बट इन अ फेडरल सिस्टम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। परंतु ये वास्तव में क्या होता है, फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स टू इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर्स होती है, फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहती है, उनको आंसरेबल होती है। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली, तो फेडरलिज्म में दोनों गवर्नमेंट सेपरेट होती है, आंसरेबल टू द पीपल, जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, तो वो उनको आंसर किसको देना पड़ता है, पीपल को ही देना पड़ता है। सो अब कुछ की फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, ये आपको अच्छी तरह से इनके ऊपर MCQs जरूर बनते हैं। सो फर्स्ट फीचर जो हमारा आता है, देयर आर 2 और मोर लेवल। आपको पता है, अभी हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, हर सिटीजन को 2 तरह की गवर्नमेंट गवर्न करती है। बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिशियल, हर जो टायर होता है, मतलब हर लेवल होता है, उसका अपना जुडिक्शन होता है। इन स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं उनके लेजिस्लेशन के, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के। द जुडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिफाइन हो चुका होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर होते हैं। सो द एक्सटेंसिव ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली गारंटेड, और जो गारंटी कौन लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेता है उन सब की। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरी अब चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्ड टू द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करे जाते हैं, वो कोई भी लेवल अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। कोर्ट हैव द पावर इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो कोर्ट होता है उससे ही ये पावर होती है कि वो इंटरप्ट कर सकता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को या उनकी पावर के डिफरेंट लेवल्स को जो गवर्नमेंट को दी गई है। द हाईएस्ट कोर्ट acts as an umpire in disputes arise between different level। यदि इन दोनों गवर्नमेंट के बीच किसी भी सब्जेक्ट पे डिस्प्यूट होता है तो हमारा कोर्ट डिसीजन लेता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इन फाइनल अथॉरिटी। अब कुछ रेवेन्यू के भी लेवल क्लियर होते हैं कि कितने पार्ट में रेवेन्यू किसको लेना है। सो यहाँ आपका आता है द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स। जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें ड्वेल सिस्टम होता है। सो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया। सो 2 एस्पेक्ट्स द प्लूरल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एक्ट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू द सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, पावर शेयरिंग करती है कुछ रूल्स के आधार पर। They should also trust
दैट ईच वुड ओबे बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों को अपने एग्रीमेंट्स के हिसाब से अपना पार्ट निभाना चाहिए। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, या तो वो म्यूचुअल भी हो ट्रस्टेबल हो सकता है, और एक होता है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, दो पर करता है जिसपे वो साथ रहने का होता है। अब आता है द एक्सटेंट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरलिज्म टू अनदर। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फेडरेशन वॉज फॉर्म। हम कुछ पावर्स हमारे इसके आधार पर ये पावर्स का होता है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी हिसाब से होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स, दो तरह के होते हैं, थ्रू विच फेडरलिज्म हैव बीन फॉर्म। कैसे बना फेडरलिज्म? दो चीज़ों पे डिपेंड था, उन्हें देख के बना। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑफ देयर ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट। एक तो वो थे जो अपने आप में फेडरलिज्म अपनाना चाहते थे, बड़े बड़े यूनिट्स थे जो एक साथ अपने आप एकजुट हो गए, है ना। और सेकंड जो था, दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाए। जैसे इसके एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। सबको इक्वल पावर थी और सब एक साथ आ गए। दे आर स्ट्रॉन्ग, वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। सेकंड हमारा आया, सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। सेकंड स्टेज ये आई जिसको हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहा गया। इन दिस कैटेगरी इंडिया आया हमारा, और कौन सा आया, इसके अंदर क्या बताया गया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल, वाइस वर्सा स्टेट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हुई स्टेट्स के वनिस्बत। सो यहाँ पर हमने अभी इंडिया का एग्जांपल दिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बना, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।